हेलो प्यारे बच्चों। बेटा आज हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए और फुल अटेंशन और पूरे जोश के साथ क्लास को अटेंड कीजिए और अच्छे से नोट्स बनाते हुए पढ़ाई कीजिए। क्योंकि ये लिविंग वर्ल्ड जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़े हुए थे। क्लासिफिकेशन का ही ये एक मतलब सेकंड पार्ट है और जनरलाइज्ड रूप। तो क्लासिफिकेशन को किस तरह से और साइंटिस्ट लोगों ने किस तरह से किए, यहाँ पर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन जो है वह बहुत पहले दो रूप में किया गया। पुराने समय में, ओल्ड एरा में, ये क्लासिफिकेशन जो था वह दो पार्ट में किया गया। एक नॉन साइंटिफिक बेसिस था जो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर, और एक था ऑन साइंटिफिक बेसिस पर। ठीक है, किसने किया था? ये एरिस्टोटल ने किए थे, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनका साइंटिफिक बेसिस जो था ये दो पार्ट में, ये प्लांटीय और एनिमलीय ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में बताया। इनका मेन बेसिस था प्लांटीय का करने का क्या, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर इन्होंने प्लांट को तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। क्या? हर्ब, सर्ब और ट्री। हर्ब कहने का मतलब छोटे पौधा जो जिसका स्टेम जो होता है वह ज्यादा सख्त नहीं होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जैसे कि पालक, मूली, ये सब जो है वह हर्ब में आ गया। उसके बाद दूसरा पार्ट सर्ब का आता है, जो बहुत, उसे हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में झाड़ी बोलते हैं, झाड़ी तरह का। उसका स्टेम हर्ब के अपेक्षा मजबूत होता है और ब्राउन कलर का स्टेम होता है। ठीक है, तो जैसे कि तुलसी प्लांट जो है वह सर्ब के अंदर आते हैं। और उसका तीसरा पार्ट था ट्री। ट्री में बनियान ट्री, मैंगो ट्री, कोई भी ट्री जिसके ब्रांचेस, रूट्स, शूट सब डेवलप्ड होते हैं। तो प्लांटीय को ये तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था और एनिमल को टू पार्ट में डिवाइड किया गया था, एनिमलीय को, जिसमें विथ आरबीसी और विदाउट आरबीसी। तो इसको दो कैटेगरी में रखा। विथ आरबीसी जिसका ब्लड का रंग लाल होगा, उसको एक कैटेगरी में रखे एनिमल के अंदर, और जिसका रक्त का रंग लाल नहीं होगा उसे दूसरे कैटेगरी में रखे। मतलब विथ आरबीसी, विदाउट आरबीसी। तो कुछ ऐसे हम एग्जांपल देते हैं जो एग्जाम, ये नीट के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विदाउट आरबीसी के कुछ एनिमल्स के नाम बताइए आप लोग, जो बहुत ही ये है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉग है, क्रेन है, और स्नेल है, अर्थवर्म है। इन लोगों में आरबीसी नहीं पाए जाते हैं, ये विदाउट आरबीसी है। ठीक है बेटा, तो ये इसका बेसिक था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ये इसके बाद आफ्टर ए लॉन्ग टाइम we try to classify the animal and make them kingdom। उसे हम लोग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू किंगडम में डिवाइड किया, क्लासिफाई किया गया, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। यह थ्योरी कार्लोस लिनियस ने 18th सेंचुरी में दिया। किसने ये डिवाइड किया? कार्लोस
लिनियस ने 18th सेंचुरी में। उसने टू किंगडम को ऐसे ही प्लांटिया और एनिमलिया में ही डिवाइड किया, किंतु उनके प्लांटिया के अंदर किनको रखा, एनिमलिया के अंदर किनको रखा। उनके डिवीजन का मेन बेसिस क्या था, सेल वॉल था। और सेल वॉल के बेसिस पर प्लांटिया और एनिमलिया में कुछ ऑर्गेनिजम्स का मतलब वो डिवाइड करके रखे। वो कैसे रखे वो हम बता रहे हैं। हाँ तो बेटा ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट के नाम आप लोग को बताए हम, कार्लोस लिनियस, ठीक है। इन्होंने इसे टू पार्ट में डिवाइड किया। एक को रखा प्लांटे और एनिमलिया। ठीक है, तो प्लांटे में किन किन को रखा, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ये फंगी, बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, ये सबको ये प्लांटे में रखा। इसका बेसिस क्या था बेटा, सेल वॉल। इसका बेसिस क्या था, सेल वॉल, ऑन बेसिस ऑफ सेल वॉल। याद रखना, ऑन बेसिस ऑफ सेल वॉल के आधार पर ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया प्लांटे और एनिमलिया में। प्लांटे में क्या क्या आया हम बताएं, एल्गी, ठीक है, क्या आया, एल्गी और ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, और फंगी बैक्टीरिया। क्या क्या आया, फंगी बैक्टीरिया। इसी तरह से एनिमलिया में किसको किसको रखा, स्पॉन्ज, किसको रखा, स्पॉन्ज, फ्लैटवर्म, ठीक है, स्पॉन्ज, फ्लैटवर्म, फिशेस, प्रोटोजोआ, फिशेस, प्रोटोजोआ। तो इन लोगों को इसके साथ ये अमीबा, ये सबको क्या एनिमलिया में रखा और ये सबको प्लांटिया में रखा। लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक निकले। आप लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इसमें ड्रॉबैक क्या क्या हो सकता है। देखिए इसमें क्या किया कि वो प्रोकारियोट और यूकारियोट को, कुछ प्रोकारियोट और यूकारियोट को एक साथ रख दिया। प्रोकारियोट और यूकारियोट को एक साथ रखा। तो ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे कि प्रोकारियोट केप्ट विथ यूकारियोट्स, मतलब प्रोकारियोट को यूकारियोट के साथ रखा गया। ऑटोट्रोफिक प्लांट जिसको, और हेट्रोट्रोफिक एनिमल। हेट्रोट्रोफिक कौन है, ये फंगी है, देखिए। ऑटोट्रोफिक प्लांट, ये दोनों को एक साथ में रखा गया। दैट मीन ऑटोट्रोफिक एंड हेट्रोट्रोफिक केप्ट विथ टुगेदर। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक,
केप्ट टुगेदर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे ये प्रोटोजोआ, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर फिशेस बोथ केप्ट टुगेदर। तो इसलिए इनके ये जो क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वह पूर्ण रूप से सही और सटीक नहीं हो पाया और ये फेल कर गए। ठीक है, मतलब इस क्लासिफिकेशन में कुछ कैरेक्टर जो सेल वॉल को कंसीडर करता था वही ये इंक्लूड किए थे, इसलिए ये प्रॉब्लम उठ करके आया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, नए नए खोज के साथ साथ एक अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। किनके द्वारा? इसके बाद ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद क्या आया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि प्लेंटी के अंदर कौन कौन था, एनिमलिया के अंदर कौन कौन था। फिर हम ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम बता रहे हैं। हाँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तो अब हम लोग चलते हैं। अच्छा बेटा, आप लोग को आसान करने के लिए ना हम इसे डिवाइड करके, देखिए हम बताए हैं ये 3 किंगडम का है, ये 4th किंगडम, वो 5th किंगडम का है, 5 किंगडम का। हम लोग का एनसीईआरटी में मेनली ये 5 किंगडम के ऊपर फोकस किया गया है और इसी से क्वेश्चन बनते हैं। इतना जो हम पढ़ाए हैं वो प्रीवियस आप लोग ईयर का क्वेश्चन उठा कर देख लीजिएगा, जो पढ़ाए उससे बाहर नहीं है और आएगा भी नहीं भविष्य में। ठीक है, जो भी क्वेश्चन फ्रेमिंग होगा, जितना पढ़ा रहे हैं उतना में ही आएगा, बाहर से एकदम नहीं आएगा। इसकी हम गारंटी हर एक चैप्टर में आप लोग दे रहे हैं, क्योंकि जब भी हम चैप्टर शुरू करते हैं तो उसके हम हर एक टॉपिक को लेकर के सोचते हैं कि इससे और क्या क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है। जब हम जो डीपीपी देंगे उसमें तो कुछ क्वेश्चन देंगे ही देंगे, लेकिन जो हम मतलब 3, 4, 5 चैप्टर हो जाने से एक जो टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट में आप लोग अच्छा से अटेंड कीजिएगा और वो टेस्ट का क्वेश्चन देखिएगा। वो टेस्ट का क्वेश्चन ही मतलब तुम लोग का नीट के क्वेश्चन के जैसा होगा बेटा। तो आप लोग केवल मेहनत कीजिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़िए। जैसे हम पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ते जाइए। आशा करते हैं कि बायोलॉजी में, जैसा आप लोग के ये प्लेटफॉर्म का नाम है लक्ष्य 360 बायो यूनिट, तो 360 आपको दिलाने का मेरा वादा है नीट में, तो जरूर आएगा। चलो देखते हैं हम लोग ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो किया गया अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया, और साइंटिस्ट के नाम है, ये पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए। प्लांटिया एनिमलिया था ही, बीच में प्रोटिस्टा को लाए। ठीक है, प्लांटिया के कुछ मेंबर्स और एनिमलिया के कुछ मेंबर्स को प्रोटिस्टा में लाए गए, तो जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, डायलेटम्स और फंगी को इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर रखे लोग। ठीक है, उसके बाद 4th किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड के द्वारा दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? कोपलैंड के द्वारा दिया गया। तो प्लांटिया एनिमलिया प्रोटिस्टे थे, और ये चौथा क्लासिफिकेशन जो था वो मोनेरा का था। इसमें देखिए क्या किया गया कि 4th क्लासिफिकेशन में इन लोगों ने हर एक के कुछ मेंबर को जनरलाइज करके और ये मोनेरा में जोड़ा गया, जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया रखा गया। अच्छा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में देखिए ये फंगी जो था वो कहाँ था? या प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया था, उसे उठा करके फिर कहाँ? प्लांटे के अंदर रखा गया। ये 4th किंगडम क्लासिफिकेशन था। और 4th किंगडम क्लासिफिकेशन में मतलब फेल होने का मेन रीजन यही था। ये क्यों फेल किया? क्योंकि
फंगी को प्रोटिस्टा से उठा करके फिर प्लांटिया में रखा गया था। देखो बेटा, बहुत ही जनरलाइज, बहुत ही आसान शब्दों में हम तुम लोग को बता रहे हैं, इससे कुछ नहीं है। तुम लोग कितना बार भी एनसीईआरटी पढ़ लो, मतलब तुम लोग को जिस्ट यही निकल करके आएगा, जिसको हम तुम लोग को एकदम आसान शब्दों में बता दे रहे हैं। तो ये फोर्थ जो किंगडम है वो फेल कर गया। फंगी को ये प्रोटिस्टा से उठाया गया और प्लांटिया में रखा गया। मोनेरा में बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया इत्यादि को जोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया, लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी में मेनली ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर ही फोकस करना है और जानना है। इसमें क्या है, ये आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969। ये 4 जो डिवीजन थे, प्लांटिया, एनिमलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, इसके साथ एक 5वां जो जोड़ा गया वो कौन था? फंगी का। ठीक है, ये फंगी का था। ये फिफ्थ क्लासिफिकेशन जो था वो किस बेसिस पर दिया गया था बेटा? तो इसका मेन बेसिस था सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो सेल ऑफ स्ट्रक्चर मतलब उसका बॉडी में जो सेल था, उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा था, उसके आधार पर थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसमें ऑर्गन सिस्टम तक डेवलप किया है, किसमें नहीं, प्लांट में कहाँ तक डेवलप हुआ था, एनिमल में कहाँ तक डेवलप हुआ था, उसका फैला मतलब किस तरह का था, जो चार्ट में हम बताएंगे। और उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मतलब वो हेट्रोट्रोपिक के आधार पर उसको डिवाइड किया गया, ऑटोट्रोपिक के आधार पर डिवाइड किया गया। इसके बारे में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो था ये उसके आधार पर भी डिवाइड किया गया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर। ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि हाउ द ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड हाउ देयर व्हाट आर देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो उसके आधार पर ये हम लोग को आर.एच. व्हिटेकर जी ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया। अब आता है बेटा आप लोग का एक एनसीईआरटी में देखिए एक टेबल दिया हुआ है। एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है पेज नंबर 17 पर। ठीक है, पेज नंबर 17 पर उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है, सेल टाइप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमलिया, ये 5 जो है वो डिवीजन अलग अलग दिया हुआ है। तो सेल टाइप कैसा है देखिए, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल टाइप है मोनेरा का, लेकिन प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और एनिमलिया सबका यूकैरियोटिक सेल टाइप है। सेल टाइप कैसा है उन लोगों का? यूकैरियोटिक टाइप है। सेल वॉल मतलब नॉन सेलुलोज, सेल वॉल क्या है? नॉन सेलुलोज मतलब पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड का बना हुआ मोनेरा का सेल वॉल है। लेकिन प्रोटिस्टा में कुछ में ऐसा होता है और फंगी में विदाउट सेलुलोज का प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट सेलुलोज, और एनिमलिया में एब्सेंट, मतलब इस तरह करके लिखा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो था वह मोनेरा का एब्सेंट और इन सब में प्रेजेंट है। तो ये आगे जब हम एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक का क्लासिफिकेशन करके पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब जो चार्ट में जो लिखा हुआ है एक जगह पर, ये सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। अगर कोई तरह का कंफ्यूजन हो, आप लोग चार्ट को बढ़िया से
एक दो बार अपने हाथों से कॉपी में इसे बनाइए और इसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि इससे एनसीईआरटी से ये चार्ट से नीट में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, इसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके आगे जो हम क्लास लेंगे उसमें हम किंगडम मोनेरा से शुरू करेंगे और दो दो तीन तीन टॉपिक एक एक वीडियो में हम इंक्लूड करेंगे, ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आप लोगों को कोई बर्डन ना लगे। आप लोग बार बार एनसीईआरटी को पढ़िएगा, जितना हम पढ़ाए वो मतलब पेज से पढ़िएगा, जहाँ से चैप्टर की शुरुआत हो रही है, इतना ही आप लोगों को जिस्ट मिलेगा जितना हम पढ़ाए हैं। तो एकदम सरल और सहज लैंग्वेज में, बहुत ही इजी वे में तुम लोगों को हम बताने की कोशिश किए हैं ये चैप्टर को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन रहता है कि सर ये चैप्टर, जैसे हम ऑफलाइन जब पढ़ाते थे तो बहुत देखे हैं कि बच्चे ना इस चैप्टर से बहुत कतराते हैं पढ़ने से। उन लोगों का पहला लिविंग वर्ल्ड पढ़ाएं, लिविंग वर्ल्ड के बाद सब बच्चे बोलते हैं कि सेल स्ट्रक्चर सर पढ़ाइए, लेकिन जिस चीज से डर हो उसे पहले पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। अपने दुश्मन पर हावी हो जाइए, डर करके पीछे मत हटिए। तो कहने का मतलब कि जो हार्ड लग रहा है ना उसे हम इजी बनाने के लिए तो हम हैं, आप लोगों को केवल मेरा साथ देना है बेटा। हम आप लोगों से बहुत प्यार से बहुत कह रहे हैं, आप लोग इस चैप्टर से डरिए मत। जितना हम केवल करा रहे हैं बस आप लोग उसको ध्यान दीजिए, और फिर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा कर देखिए। आप लोग उसे सॉल्व ना हुआ तो बोलिएगा, जितना हम पढ़ाए हैं उसी में क्वेश्चन है, केवल उसको ही अच्छा से फॉलो कीजिए। आप लोग का एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। और ये भी बता दें कि पर ईयर इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन श्योर आते हैं यूनिट में। ये इम्पोर्टेंट है चैप्टर, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को इग्नोर मत कीजिए, प्लीज अच्छा से पढ़िए। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, हम आप लोगों के कमेंट का इंतजार करते हैं और उसे हम पूरा करने की वादा करते हैं। कोई भी क्लास शुरू करने से पहले हम आप लोगों के कमेंट का जवाब देंगे क्लास में ही, फिर हम क्लास का जो टॉपिक होगा और वो पढ़ाएंगे।